नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। पॉलिटी में हम लोगों ने मौलिक अधिकार तक पढ़ लिया था। मौलिक अधिकार का वीडियो वैसे आप लोगों ने देखा नहीं है, मुझे पता है अधिकतर लोगों ने नहीं देखा है क्योंकि उस पर ज़्यादा व्यूज हैं ही नहीं और न ज़्यादा वॉच आवर है। तो वो डाटा मेरे पास आते रहता है, कौन सा वीडियो आप लोगों ने देखा है, कौन सा नहीं देखा है, वो सब मुझे पता रहता है। ठीक है, मत देखिए। वैसे मौलिक अधिकार से बता दूं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मौलिक अधिकारों से ही। कोई ऐसा एग्जाम नहीं आप बता सकते हैं जिसमें मौलिक अधिकार से क्वेश्चन न पूछे गए हो या फिर आगे पूछे जाने की संभावना न हो। ठीक है, तो ठीक है, मैं आप लोगों पर सोच छोड़ता हूँ कि आप लोग कौन सा वीडियो देखते हैं, नहीं देखते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। आप सब लोग ग्रेजुएट हैं यार, सब लोग समझदार हो। इतनी मेहनत करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ? आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ ना। अब आप ही लोग वीडियो नहीं देखेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो मेरा क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का? इतना गर्मी में जो बिना पंखा के मैं 1 घंटे के लिए भूखूंगा आपके सामने, वो किस लिए करूँगा बताइए? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा मेरा स्वार्थ जरूर है कि वॉच आवर पूरा होगा तो मोनेटाइजेशन का संभावना है। ठीक है, वो हर किसी का रहता है। मेहनत कर रहा हूँ तो वो उतना स्वार्थ तो रखना ही है, लेकिन कर किसके ले रहा हूँ? आपके लिए कर रहा हूँ ना। 4 किताबों से जो वीडियो बना रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ कि आपका एक भी प्रश्न छूटे ना, आपको एक बार वीडियो देख लेने के बाद फिर कहीं और भटकना ना पड़े। तो आप लोगों का जिम्मेदारी भी तो बनता है कि वीडियो देखिए। ठीक है, कोई बात नहीं। जो लोग देखते हैं, जो लोग रेगुलर कमेंट करते हैं, देखते हैं, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिनको डीपीएसपी कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देख लेते हैं डीपीएसपी आखिर होता क्या है। तो डीपीएसपी जो होते हैं वह राज्यों के लिए संवैधानिक निर्देश है। ठीक है, राज्यों के लिए संवैधानिक निर्देश हैं और नैतिक जिम्मेदारी है कि राज्य उसको लागू करे। अब राज्य कौन? तो राज्यों की परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में दी गई थी, वहाँ पे मैंने बताया था मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको अंदाजा होगा कि अनुच्छेद 12 में जहाँ पर राज्य की परिभाषा दी गई है, वहाँ पर मैंने पूरे स्पष्ट तरीके से बताया था कि ये जो परिभाषा है वो मौलिक अधिकारों की, यानी कि भाग 3 के लिए भी लागू होगी और भाग 4 के लिए भी यही परिभाषा लागू होगी। और उसके अंतर्गत क्या था? तो केंद्र सरकार थी, राज्य सरकार थी और स्थानीय निकाय थे, यानी कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका और बाकी जो आपके स्थानीय निकाय होते हैं, वो सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी यह जिम्मेदारी होगी, यह नैतिक जिम्मेदारी होगी कि डीपीएसपी को लागू करें। ठीक है, अच्छा, अब डीपीएसपी अलग से क्यों दिया गया? मूल अधिकार से अलग क्यों रखा गया डीपीएसपी को? तो जब संविधान सभा में बहस चल रही थी इसके ऊपर, मौलिक अधिकारों के ऊपर, तो बीएन राय जी ने, जो कि संवैधानिक सलाहकार थे, ये भी मैं बता चुका हूँ, आपने वीडियो देखा होगा तो पता होगा। तो संवैधानिक सलाहकार जो बीएन राय थे, उन्होंने ये बताया कि भैया कुछ अधिकार ऐसे हों जिनको हम अभी लागू कर सकते हैं, अभी हम वो अधिकार दे सकते हैं जनता को, तो वो अधिकार जो है वो मूल अधिकार के अंतर्गत रखा जाए। और कुछ अधिकार ऐसे भी हों जो कि आपका, जब हमारा राज्य समृद्ध हो जाएगा, जब हमारा देश समृद्ध हो जाएगा, जब हमारे पास संसाधन मौजूद होंगे, उस समय हम जनता को प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो उनकी सलाह को मान लिया गया और उसके बाद संविधान सभा ने ऐसा निर्णय लिया कि मूल अधिकारों के तहत जो है हम लोग ऐसे अधिकारों को रख दें जिनको अभी दिया जाए, और जो भावी सरकारों से उम्मीद की जाती है कि वो जनता को देंगे, उस तरह की सुख सुविधाएं या फिर संसाधन देंगे, तो वैसे अधिकारों को जो है आप डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत रख दिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए डीपीएसपी अलग से रखा गया मूल अधिकारों के तुरंत बाद, यानी कि भाग 3 में मूल अधिकार और भाग 4 में डीपीएसपी। ठीक है, तो ये है आपका नीति निदेशक तत्वों का इतिहास, कि किस प्रकार से नीति निदेशक तत्व संविधान में रखे गए। अब देख लेते हैं, तो 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं डीपीएसपी के बारे में, उसकी विशेषता और अन्य तथ्य। मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूँ अध्ययन
तत्व। और हम लोग देखें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि निर्मित हुआ था 1937 में। तो 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और आयरलैंड के संविधान में कहाँ से आया था, तो वह आया था स्पेन से। ठीक है, यह बात आपको सब लोग बताएंगे, हर जगह मिल जाएगा कि आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी, लेकिन स्पेन से आयरलैंड में आया था, यह बात आपका लक्ष्मीकांत में मिलता है, हर जगह नहीं मिलता है। ठीक है, तो वहां से मैंने उठाया। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं तो गॉडविन ऑस्टिन ने जो मूल अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व है, इनको संयुक्त रूप से भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, मूल आत्मा कहा था। ठीक है, तो यह भी कथन जो है गॉडविन ऑस्टिन का याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं डीपीएसपी की विशेषताएं। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता तो यही है कि यह जो है राज्य के लिए नीति निर्देशक है, मतलब कि राज्य की नीति निर्माण के लिए मार्गदर्शक ये जो तत्व है वो है। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और राज्य के लिए निर्देश है या फिर सिफारिश है। ठीक है, तो पहली विशेषता ये होगी। दूसरी विशेषता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में यह भीमराव अंबेडकर जी का कथन है कि जिस प्रकार भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश सरकार के वायसरायों के लिए जो है अनुदेश जारी किए जाते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर राज्य के लिए जो है निर्देश जारी किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके कुछ प्रावधान जो है वह मिलते जुलते हैं किससे, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। आगे देख लेते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है। इसका दो प्रमुख उद्देश्य है और दोनों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लोक कल्याणकारी राज्य कहने का मतलब होता है वैसा राज्य जिसमें जनता की सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाए, जनता को संपूर्ण संसाधन उपलब्ध कराया जाए ताकि वो अपना जीवन सम्मानपूर्ण तरीके से जी सके। जैसे उसमें आपका स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, आपका रोजगार हो गया। तो इस प्रकार की नीतियां बनाई जाएं जिससे उनको जो है अनिवार्य शिक्षा मिल सके, स्वास्थ्य मिल सके, एकदम अपने नज़दीक में स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, उनके बच्चों को शिक्षा मिल सके। ठीक है, रोजगार मिल सके, जिस प्रकार की उनकी योग्यता है उसके हिसाब से रोजगार मिल सके, सभी को समान कार्यों के लिए समान वेतन मिल सके। जो आपका प्रस्तावना में हमारा जो दिया हुआ है, मूल तत्व जो दिया हुआ है, संविधान का उद्देश्य जो दिया हुआ है, जैसे समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना, आपका राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है, उसमें फिर आपका किया गया है अवसरों की समता के बारे में कहा गया है, बंधुत्व की भावना के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो ये सब का जो है आपका निचोड़ जो कह सकते हैं वो है आपका लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, और यही जो है इसका उद्देश्य है। ठीक, आगे देख लेते हैं तो दूसरा उद्देश्य है इसका सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। यहाँ पर राजनीतिक नहीं है, तो याद रखिएगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका दूसरा उद्देश्य है। और पहला उद्देश्य क्या मैंने बताया, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, और हूबहू यही शब्द सह पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। इसके बाद इसकी विशेषता है कि यह जो है गैर न्यायोचित है। कहने का मतलब है कि अगर मूल अधिकारों का आपका हनन हो रहा है तो जैसे आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं, उस प्रकार इसमें नहीं जा सकते हैं। डीपीएसपी का यदि हनन हो रहा है या फिर कोई जो डीपीएसपी है वो कोई राज्य लागू नहीं कर रही है, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि हाँ हमारी जो सरकार है वो डीपीएसपी को लागू नहीं कर रही है। जैसे इसमें मान लिया समान सिविल संहिता दिया हुआ है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब अभी तक तो लागू हुआ नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट में और कहिए कि भैया मोदी सरकार जो है वो क्यों नहीं लागू कर रही यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उसमें न्यायालय आपका कुछ नहीं कर सकती है। इसका मतलब है कि यह जो है गैर न्यायोचित है, मूल अधिकार की तरह न्यायोचित नहीं है। ठीक है, यह सरकार का नैतिक कर्तव्य है, सरकार इसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं तो प्रस्तावना में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति का यह साधन है, ये मैंने बता दिया आपको पहले ही। ठीक, तो इस प्रकार से ये हैं डीपीएसपी की विशेषताएं। अब हम लोग चलते हैं नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण देख लेते हैं। वैसे संविधान में, मूल संविधान में जो है वर्गीकरण नहीं दिया हुआ है, डीपीएसपी का कोई भी वर्गीकरण नहीं दिया हुआ, लेकिन जिस प्रकार से मौलिक ये हम लोग पढ़ते हैं आपका नीति निर्देशक तत्वों को, तो
इस प्रकार की अनुभूति होती है कि कुछ जो प्रावधान दिए हुए हैं, कुछ जो अनुच्छेद दिए हुए हैं वो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, कुछ जो विचार हैं वो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित हैं और कुछ जो है वो उदारवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका वर्गीकरण करके इसकी पढ़ाई की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए अनुच्छेद कौन कौन है। तो अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, 39 क यानी कि 39A, 41, 42, 43, 43A यानी कि 43 क और 47, ये जो है आपके समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए अनुच्छेद है। अब हम लोग इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 38 के बारे में। इसको जो है अनुच्छेद 38 को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और इसमें क्या दिया हुआ है, तो आय, प्रतिष्ठा, अवसर एवं सुविधाओं की समता। देखिए यही चीज़ जो है प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता आपका भारतीय वो प्रस्तावना में भी दिया हुआ है, संविधान के प्रस्तावना में। और यहाँ पर भी कहा गया है कि आय, प्रतिष्ठा, आय मतलब आमदनी, प्रतिष्ठा मतलब कि इज्जत, अवसर एवं सुविधाओं की समता होनी चाहिए। तो यह अनुच्छेद 38 में दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, तो अनुच्छेद 39 में कहता है कि जीविका के पर्याप्त साधन, जीविका मतलब रोजगार, आजीविका, उसके पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना राज्य की नैतिक जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा भौतिक संसाधनों का समान वितरण, जितने भी भौतिक संसाधन हैं, भूमि है, जल है, वायु है, इनका जो है समान वितरण होना चाहिए। भौतिक संसाधन जितने भी हैं उनका, जो आपके खान वगैरह से खनिज वगैरह निकलते हैं, कृषि जो होती है उसका जो क्या होना चाहिए, समान वितरण होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, मतलब कि धन है या फिर उत्पादन के कोई साधन है तो उनका संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि कुछ ही लोगों के पास वो जमा रह जाए और बाकी लोग जो है उससे महरूम रह जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी के पास जो है समान रूप से उसका वितरण संभव होना चाहिए। इसके अलावा है समान कार्य के लिए समान वेतन और कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के अवस्था के दुरुपयोग का संरक्षण और बालकों के स्वास्थ्य विकास का अवसर। तो ये सारा चीज़ जो है आपका अनुच्छेद 39 में दिया हुआ है और यह जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 39 का यानी कि 39A। तो इसमें दिया हुआ है समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता। कहने का मतलब है कि सबको न्याय पर जो है समान अधिकार होना चाहिए, सबका अधिकार होना चाहिए कि उनको न्याय की प्राप्ति हो। और उसके लिए क्या होना चाहिए, जैसे गरीब लोग हैं तो अमीर लोग तो अपना वकील पकड़ लेते हैं, खर्च कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो तो वकील वगैरह कर नहीं पाएंगे। अगर उन पर केस चल रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उनको निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराए। तो सरकार जो है इस प्रकार से व्यवस्था करती है, सरकारी वकील की व्यवस्था करती है, या फिर कुछ संगठन भी ऐसे सरकारी हैं जो कि निःशुल्क कानूनी सहायता गरीबों को प्रदान करते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग क्रियान्वयन में देखेंगे। तो यह 39 क में दिया हुआ है कि निःशुल्क विधिक सहायता। आगे देख लेते हैं, और यह भी जो है निःशुल्क विधिक सहायता जैसा मैंने बताया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे देख लेते हैं 41। तो 41 में दिया हुआ है कि काम, शिक्षा तथा बेकारी, मतलब कि आप जो है जनता को काम दीजिए, ठीक है, शिक्षा दीजिए उनके बच्चों को, और उसके बाद क्या कीजिए, तो बूढ़ापा, मतलब कि बूढ़े लोग कोई हैं, आसक्त लोग हैं, निःशक्त लोग हैं, जो कि बेआसरा हैं, ठीक है, असहाय हैं, तो उनको जो है आप सहायता प्रदान कीजिए। यह दिया हुआ है आपका अनुच्छेद 41 में। आगे देख लेते हैं, तो काम की न्याय संगत तथा मनोवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर वो है प्रसूति सहायता, मतलब कि मैटरनल बेनिफिट्स। ठीक है, मातृत्व के दौरान, मतलब कि गर्भावस्था के दौरान जो है आपका महिलाओं को सुविधाएं देना। ठीक है, जैसे अगर वो काम कर रही हैं तो उनको लीव देना, छुट्टी देना। इसके अलावा जब बच्चा का जन्म होने वाला हो उस समय जो है आपका डॉक्टरी सहायता, स्वास्थ्य सहायता। ठीक है, बच्चा जन्म ले उसके बाद उसके पोषण के लिए सहायता। ठीक है, तो इस प्रकार का काम जो है राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो करना चाहिए। ठीक है, तो प्रसूति सहायता जो है वह आपका इसमें आता है। इसके अलावा जो है इसमें है आपका कामगारों के लिए काम की न्याय संगत तथा मनोवोचित दशाओं की व्यवस्था। कहने का मतलब है कि ऐसा काम मिलना चाहिए, ठीक है, जिसकी मेरे पास योग्यता है,
जिसकी जनता में जिसके पास जिस प्रकार की योग्यता है उसके हिसाब से उसको काम मिलना चाहिए, मतलब काम मिलने का जो ढंग होना चाहिए वो न्यायोचित होना चाहिए। ठीक है, यह बात है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपका प्रसूति सहायता और न्याय संगत या फिर मनोवोचित दशाओं का काम, ठीक है, यह आपका अनुच्छेद 42 में दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 43 के बारे में। तो कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर, जो मजदूर हैं उनके लिए आपको जो है समान अवसर देना चाहिए। उनको शिष्ट जीवन मतलब कि जो उनका जीवन स्तर है उसको ऊंचा करने के लिए काम की ज़रूरत होती है और वो आपको लगातार देते रहना चाहिए। ठीक है, मतलब कि इस प्रकार की मजदूरी उनको मिलती रहनी चाहिए जिससे उनका निर्वाह होता रहे, जीवन का निर्वहन होता रहे। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर भी जो है उनको समान रूप से मिलते रहना चाहिए। यह आपका अनुच्छेद 43 में दिया हुआ है। अब देख लेते हैं तो अनुच्छेद 43A जो है या फिर 43 क, यह भी आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है और इसमें कहा गया है कि कर्मगारों को जो है जो फैक्ट्री है या फिर जो आपका कारखाना है, कोई उद्योग है, तो उसमें प्रबंधन में बराबर भागीदारी मिलनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो आपका यूनियन, लेबर यूनियन होता है, ये सब की स्थापना करने का अधिकार होना चाहिए ताकि जो प्रबंधन होता है आपका फैक्ट्री का, कारखाना का, उद्योग का, उसमें मजदूरों की भी भागीदारी संभव हो सके। ठीक है, तो यह राज्यों की नैतिक जिम्मेदारी है 43 क के तहत। इसके बाद है आपका स्वास्थ्य सुधार। ठीक है, मतलब कि जो पोषण स्तर है, न्यूट्रिशन देना, मतलब कि जो पोषण स्तर है, न्यूट्रिशन का लेवल है, उसमें उसको ऊंचा करना या फिर स्वास्थ्य की सुविधा देना। ठीक है, जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोगों की स्वास्थ्य का देखभाल करना। ठीक है, तो यह जो है आपका अनुच्छेद 47 के तहत राज्यों का नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, अब आइए हम लोग देख लेते हैं गांधीवादी सिद्धांतों के बारे में। तो गांधीवादी सिद्धांतों में अनुच्छेद 40, 43, 43 ख, 46, 47 और 48 आते हैं। ठीक है, और गांधीवादी सिद्धांतों में क्या दिया हुआ है, तो गांधीवादी सिद्धांतों में अनुच्छेद 40 में आपका दिया हुआ है ग्राम पंचायतों का गठन करके उन्हें स्वशासन की शक्ति देना। स्थानीय स्वशासन जो है आपका ग्राम पंचायतों की स्थापना इसमें दिया हुआ है। और आप जानते हैं कि गांधी जी को किस प्रकार से गाँवों से प्रेम था। ठीक है, कुटीर उद्योगों की स्थापना वो करवाना चाहते थे। तो ये सब जो सिद्धांत है वो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित नजर आते हैं और इसीलिए इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। आगे देख लेते हैं तो नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 43 यानी कि 43, जिसमें आपको कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। कुटीर उद्योग चाहे व्यक्तिगत तौर पर स्थापित गया हो या फिर सहकारी व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित किया हो। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह भी जो है वो सब जो है उन सब को प्रोत्साहन देना इसमें आता है। आगे देख लेते हैं हम लोग तो सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना, उनका स्वतंत्र गठन, संचालन और प्रबंधन, यह जो है आपका दिया हुआ है अनुच्छेद 43 ख। 43B में दिया हुआ है आपका सहकारी समितियों का गठन, प्रबंधन और संचालन। ठीक है, और यह क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। और इसको जो है आपका 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जो आपका सहकारी समितियां हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था और संवैधानिक संरक्षण भी दिया गया था। तो यह याद रखिएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं तो नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 46 मतलब कि आपका 46, जिसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति या फिर जनजाति के जो लोग हैं या फिर कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको आर्थिक, शैक्षणिक इत्यादि हितों का उनका संरक्षण करना। ठीक है, मतलब कि उनको शिक्षा देना, उनका जो आर्थिक हित है उनको प्रोत्साहन देना, यह जो है आपका अनुच्छेद 47 ये आपका 46 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 47 में देख लेते हैं तो 47 में दिया हुआ है कि जो भी मदिरा पान है, शराब का उपयोग है उस पर प्रतिबंध लगाना और इसके अलावा जो भी आपके नशीले पदार्थ हैं या फिर जो नशीली दवाएं हैं उनका केवल औषधीय प्रयोग होना चाहिए, मतलब कि दवाओं में उसका उपयोग होना चाहिए। इसके अलावा जो उपयोग किया जाता है उसको प्रतिबंधित करना। ठीक है, तो
यह आपका दिया हुआ है अनुच्छेद 47 में, ठीक है। इसके बाद है आपका दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाना, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, तो इन सब के बलि पर रोक लगाना और उनकी नस्ल में सुधार करना, ठीक है। तो इसीलिए नस्ल में सुधार के लिए जो है आपका ब्रीडिंग के लिए व्यवस्था की गई है। आपका उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक उद्घाटन हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसके बारे में हम लोग क्रियान्वयन के दौरान पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 48 में दिया हुआ है दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और नस्ल में सुधार, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा गांधीवादी DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। अब हम लोग चलते हैं उदारवादी तत्वों के बारे में देखते हैं, उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों के बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51 जो है वो उदारवादी के तहत आता है, ठीक है। और इसमें सबसे पहला है आपका 44, जिसमें समान नागरिक संहिता की बात की, समान सिविल संहिता की बात की गई है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में कोई भी जगह जो आता है, हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय और हर वर्ग के लिए क्या होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सबके लिए एक ही प्रकार का रीति रिवाज, एक ही प्रकार का कानून होना चाहिए, अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। ये अभी तक लागू नहीं किया गया है, लेकिन अब आगे देखते हैं इसकी क्या संभावनाएं हैं। इस पर बराबर चर्चा होती रहती है, करंट अफेयर्स का विषय है। सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अनिवार्य शिक्षा, यह दिया हुआ है आपका अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 में दिया हुआ है कि 6 वर्ष की आयु तक के या फिर 6 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उन सब को अनिवार्य शिक्षा का जिम्मेदारी जो होगी वो राज्य की होगी, ठीक है। और यह जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका शिक्षा के बारे में था चर्चा, वो पहले क्या था अनुच्छेद 45 में कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के जितने भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा देना जो है राज्य की जिम्मेदारी होगी। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यहाँ से उसको हटा करके और रख दिया गया कहाँ, 21(1) के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। और इसकी जो भाषा थी उसमें चेंज करके 6 से 14 के जगह पर कर दिया गया कि 6 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार, मतलब कि नैतिक जिम्मेदारी जो होगी वो राज्य की होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 45 के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 48। तो इसमें जो है कृषि एवं पशुपालन में, खेती में या फिर पशुपालन में जो है आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना, वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल करना या फिर इसको प्रोत्साहन देना, यह राज्यों की जिम्मेदारी होगी। यह दिया हुआ है अनुच्छेद आपका 48 में। नेक्स्ट देख लेते हैं तो अनुच्छेद 48 क या फिर 48A, जो कि आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण करना, ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण करना ताकि हमारी जो धरती माँ है या फिर मदर अर्थ जिनको हम लोग कहते हैं वो समृद्ध हो, प्रदूषण मुक्त हो, ठीक है, और स्वच्छ वातावरण हो हमारा, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना, पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना, कार्बन एमिशन को कम करना, ये जो है राज्य की नैतिक जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा वन्य जीवों का संरक्षण करना, जिसके लिए अभ्यारण्य वगैरह बनाए गए हैं, संरक्षित क्षेत्र वगैरह बनाए गए हैं, तो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम बनाए गए हैं, जैसे बाघ को बचाने के लिए कार्यक्रम है, हाथी को बचाने के लिए कार्यक्रम है, अन्य बहुत सारे कार्यक्रम हैं, ठीक है। तो वन्य जीवों का संरक्षण करना और आपका पर्यावरण का संरक्षण करना इसके तहत आता है, किसमें, आपका 48A में। नेक्स्ट देख लेते हैं तो अनुच्छेद 49 कहता है कि जितने भी कलात्मक स्मारक हैं या फिर जो ऐतिहासिक महत्व के स्मारक हैं, स्थान है, कोई वस्तु है ऐतिहासिक महत्व की, तो उसका संरक्षण करना राज्य की जिम्मेदारी होगी। इसीलिए आप देखते हैं ताजमहल है, आपका जो कुतुब मीनार है, इन सब का क्या किया गया है, संरक्षण किया गया है। आपका जितना भी मकबरा वगैरह है, जितना भी स्थान है जो कि ऐतिहासिक महत्व का है, जितने भी मंदिर वगैरह हैं, सब पर आप देखते होंगे CIF के जवान होते हैं, उनका संरक्षण किया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो लोक सेवाओं में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, ये
ये आपका अनुच्छेद 50 में दिया हुआ है और बराबर पूछा जाता है कि लोक सेवा में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, मतलब कि उनको अलग रखना, एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह आपका अनुच्छेद 50 में दिया हुआ है। और अनुच्छेद 51 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का विकास करना। ठीक है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हम लोग शांति की वकालत करेंगे और अपनी सुरक्षा भी जो है वो सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो यह आपका अनुच्छेद 51 में दिया हुआ है। इस प्रकार से हम लोगों ने डीपीएसपी में सारे अनुच्छेद देख लिए। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं मौलिक अधिकारों एवं डीपीएसपी में अंतर क्या होता है, मूलभूत अंतर क्या होता है। तो कुछ अंतर हम लोग देखेंगे। पहला जो अंतर है वो ये है कि मूल अधिकार जो होता है वो नकारात्मक होता है। यह क्या करता है कि राज्य पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, क्योंकि ये न्यायोचित है, मूल अधिकार तो न्यायोचित है। अगर राज्य जो है मूल अधिकारों का हनन कर रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है राज्य को डांट सकता है, कह सकता है, उससे जवाब मांग सकता है, या फिर उसके द्वारा बनाए गए जो कानून है उसको हटा सकता है, असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो यह जो है राज्यों पर एक प्रकार का सीमित प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, राज्यों एवं विधायिका एवं कार्यपालिका की शक्तियों को सीमित करता है, इसलिए इसको नकारात्मक कहा गया है। जबकि जो आपका डीपीएसपी है वह राज्यों को निर्देश देते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, और इसलिए उनको जो है आपका क्या माना जाता है, सकारात्मक माना जाता है। ठीक, आगे देख लेते हैं हम लोग। तो मूल अधिकार जैसा मैंने बताया कि न्यायोचित है, और आपका जो नीति निर्देशक तत्व है वो गैर न्यायोचित है। ये तो हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। आगे देख लेते हैं तो उद्देश्य क्या है। उद्देश्य जो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है वो है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, मतलब कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था जो है इसका उद्देश्य है मौलिक अधिकारों का। जबकि आप डीपीएसपी का उद्देश्य हम लोग पढ़ चुके हैं कि आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो यह जो है आपका मूल अधिकार जो है वह कानूनी रूप से मान्य है। मूल अधिकार जो है वह कानूनी रूप से मान्य है, जबकि जो आपका डीपीएसपी है वह नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्य है। मतलब कि राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है और राजनीतिक रूप से इसकी मान्यता दी गई है। ठीक, तो आपका डीपीएसपी नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्य है, जबकि जो आपका मौलिक अधिकार है वह आपका कानूनी रूप से मान्य है। आगे देख लेते हैं। तो व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है। कौन सा मूल अधिकार जो है वह व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है। मतलब मूल अधिकार अगर मेरा है, मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो केवल मेरे मौलिक अधिकार का हनन है, पूरे समाज के मौलिक अधिकार का तो हनन नहीं है ना। तो लेकिन जो डीपीएसपी है वह पूरे समाज की बात करता है, पूरे जो समुदाय हैं उनकी बात करता है, उनके कल्याण की बात करता है। ठीक है, तो मूल अधिकार जो है वो व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है, जबकि डीपीएसपी जो है वो सामूहिक कल्याण को प्रोत्साहन देता है, यानी कि जो आपका डीपीएसपी है वह समाजवादी है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो मूल अधिकार को लागू कराने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती, या तो संविधान में दिया हुआ है तो ऑलरेडी लागू है। ठीक है, लेकिन डीपीएसपी को लागू करने के लिए जो है आपका कानून की आवश्यकता होती है, विधान की आवश्यकता होती है। आगे देख लेते हैं। तो जो आपका मूल अधिकार का यदि हनन होता है तो हम कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं या फिर हाई कोर्ट चले जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अगर वहाँ पर प्रूफ हो जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि सही में मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो क्या करता है, विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है या फिर सरकार के द्वारा जो कानून लागू किया गया है उसको निरस्त कर देता है, असंवैधानिक घोषित कर देता है। और इसके लिए जो है न्यायालय बाध्य होता है कि उसको असंवैधानिक घोषित करे। लेकिन डीपीएसपी के साथ ऐसा नहीं है, न्यायालय जो होता है वह बाध्य नहीं होता है। ठीक, क्योंकि यह तो निर्देश है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच में अंतर। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत और भी बहुत सारी चीज़ें, अन्य कुछ प्रावधान देखेंगे जो नीति निर्देशक तत्वों के जैसे ही हैं। ठीक है, वैसे इसमें शामिल नहीं हैं लेकिन उसी तरह के हैं। इसके अलावा हम लोग डीपीएसपी का क्रियान्वयन देखेंगे कि किस प्रकार से किया गया है, अन्य संशोधन भी देखेंगे डीपीएसपी में किस प्रकार से किया गया है। ये भी देखेंगे कि आपका न्यायालय और सरकार के बीच में विवाद किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आपका मिनर्वा मिल्स मामला है, आपका केशवानंद भारती वाद है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियोज को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और कमेंट भी ज़रूर करते रहिए ताकि हमें पता चलता रहे कि सही में आप देखते भी हैं। ठीक, और नहीं देखेंगे तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपना काम करता रहूँगा, आज नहीं तो कल देखेंगे।
देखना तो है क्योंकि मैं जो क्वालिटी है उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, और ऐसा वीडियो आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। तो देखना आपको है, वो मुझे पता है। आज नहीं देखेंगे, 6 महीने के बाद देखेंगे, साल भर के बाद देखेंगे, लेकिन देखेंगे ज़रूर। ठीक, तो आज देख लीजिए या कल देख लीजिए, मुझे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। ठीक, तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।